देश परदेश में सतीश शाह, आपका स्वागत है। मुझे लोग कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की आलोचना करता रहता हूँ। मैं मानता हूँ मैं समालोचक हूँ। मैं उनका क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम समालोचना है, जो कि एक संदर्भ में वो जो काम करते हैं, उनको उनके व्यक्तित्व, राजनीति और गवर्नेंस। प्रधानमंत्री का नाम होता है सरकार। अगर सरकार की कोई परिभाषा लोकतंत्र में है तो प्रधानमंत्री पर रुक जाती है। ये मैंने सचिवों से और मंत्रियों से सीखी बात। जब मैं कहता था आप सरकार है कि नहीं, सरकार सिर्फ एक होता है, प्रधानमंत्री। तो देश में नेता एक होता है, कई नहीं होते। और हमारे देश के नेता बहुत ही, उन्होंने कई कोशिश की, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लोगों को जोड़ रखा है। मैंने अपने जीवन में इतना उत्साह किसी नेता के लिए नहीं देखा था। जेपी के साथ बात अलग थी, इंदिरा जी के साथ बात अलग थी, लेकिन गवर्नेंस में इतना उत्साह कम दिखता है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में 370 हटा देंगे और उससे जो है उसको इस तरह जोड़ेंगे कि वहां राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। झंडा फहरा दिया, 370 हटा दिया, लेकिन सबका काम शांति के लिए चाहिए था, विकास के लिए चाहिए था, जोड़ने के लिए चाहिए था। वहां पे उन्होंने कई बातें कही, 370 भी किया, डिमोनेटाइजेशन किया, तभी उन्होंने कहा कि वहां उससे आतंकवाद खत्म होगा, हर बात से आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन आतंकवाद पिछले 8-10 दिनों में सिर फिर उठा रहा है। और इस बार लोग कहते हैं 1990 की याद दिला रहा है। पिछले कुछ दिनों में 1 दर्जन के आसपास लोग चले गए। उनमें कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ बाहर से आए हुए काम करने वाले लोग हैं, कुछ जो हमेशा 30 बरस से दवाई की दुकान चला रहे थे, ऐसे लोग हैं। तो यानी कि हर तरह के लोग हैं और उनको चुन चुन के किसी वजह से ये चुन के किया गया है, या सिर्फ जैसे तो अध्यापक भी हैं। तो जाहिर है कि टेररिस्ट जो आतंकवादी हमेशा कोशिश करता है कि वो इस तरह से किसी की जान ले या इस तरह का एक एक आतंक फैलाए जिससे लोग उसे नोटिस करें। सरकार का क्या कहना था, ये कुछ तालिबानी प्रभाव है। कुछ लोग कहते थे कि ये जो है इसको हम दबा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोगों में डर है। आज जम्मू कश्मीर में करीब 1.5 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ 45 लाख कहिए, 1.5 करोड़ कहिए, 70 लाख के आसपास कश्मीर में, कुछ 75 के आसपास जम्मू में। लोग कहते हैं कि 99% के आसपास जो लोग कश्मीर में रहते हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप के हैं, को अब वहां मेजॉरिटी मान लीजिए। और जम्मू में वो करीब 40-35 का जो अनुपात है, सब मिला के 71% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में, और 30% दूसरे लोग हैं जो कि हिंदू हैं। इसमें अगर हम आतंक की बात करते हैं, उसको हम इस तरह देखिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि सीमा के पार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। एक तो तरीका वो है समझने का। दूसरा ये है कि जो आक्रोश अंदर से जा रहा है वो है। तो आखिर सच क्या है, इसको समझने में पिछले 30 साल में तमाम नजरिए सामने आए हैं, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकला। वो चाहे हमने जमहूरियत की बात की, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात की हो, या हमने डिफेंस को बजट दिया हो, कहा हो कि तुम इसका ख्याल करो। जहाँ पे दुनिया भर में भारत का जब जिक्र होता है तो कश्मीर का जिक्र जरूर हो जाता है। कुछ इसलिए कि पाकिस्तान याद दिलाता है, कुछ इसलिए कि वहां जो हो रहा है उसकी चर्चा होती रहती है। दोनों पक्षों में कुछ ना कुछ बात है, उनके सच हैं अपने अपने, लेकिन अंत में कश्मीर आज भी उतना ही अनस्टेबल है जितना 370 के पहले था। तो सरकार को क्या करना चाहिए? हमने कितने लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले वहां पे। जो पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने भी कहा कि जब वो थे तब कोई आतंक नहीं हुआ। अब जाहिर है कि उनका अपना नजरिया होगा, लेकिन जो नए गवर्नर हैं उन्होंने इलेक्शन करवाया, उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, और उसके बाद भी आतंकवाद कम नहीं हुआ। सरकार को क्या करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि कश्मीर को इतना पैसा दिया गया है पिछले 60-70 सालों में, फिर भी वहां के लोग भारत का नारा नहीं लगाते।
तो सरकार के हिसाब से झंडा जो वहां फहराया गया वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अगर मन नहीं जीतेंगे हम लोगों का, तो झंडा फहराने से आतंकवाद कभी कम नहीं हुआ है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में 20 साल में एक $20 बिलियन की अर्थव्यवस्था में 100 गुना खर्चा करके, $2000 बिलियन खर्चा करके भी वहां शांति नहीं मिली। वहां फिर से जिन लोगों से सत्ता छीनी गई थी, जिनको हटाया गया था, वो फिर वापस आ गए। वहां फिर एक अस्थिरता आ गई है। एक जो बात हो रही थी कि एक कबीलाई देश फिर एक पश्चिमी सभ्यता की ओर चलेगा, जहां डेमोक्रेसी के नॉर्म्स बनेंगे, जहां लोकतंत्र आएगा, वो सारी बातें खत्म हो गई। लोकतंत्र का नाम आप भले दे दीजिए, लेकिन आतंक नहीं कर होता। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, गवर्नेंस, सारी बातों पे डिपेंड करते हैं ऐसे लोगों पे जिनका इन चीजों में कोई विश्वास ही नहीं। कश्मीर में क्या होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं वहां की आबादी 1-1.5 करोड़ है, अगर वहां 1 लाख 2 लाख करोड़ हम डाल देते हैं, कुछ नौकरियां शुरू कर देते हैं, तो शायद लोग उसमें जुड़ेंगे, उससे जुड़ेंगे तो आतंकवाद कम होगा। ये सब जो है, ये एक तरह से सुनहले सपनों की तरह की बातें हैं। मन जीतना नौकरी से ज्यादा बड़ी चीज होती है। मन जीतने के लिए ना तो आपको डिफेंस फोर्सेस से काम आएगा, ना सिर्फ नौकरी देने से काम आएगा। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते किसी समाज को कि आप उनसे कहें कि हमारी प्रभुसत्ता मान लो। वो मन कैसे जीता जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा नेतृत्व चाहिए। वो नेतृत्व कहाँ से आएगा? नेहरू से अब तक हमारे पास जो दर्जनों प्रधानमंत्री हो चुके हैं, सबने छोटी छोटी कोशिशें की हैं। लेकिन आप देखिए, जो जहां भी आतंकवाद फैलता है, उसका नतीजा क्या निकलता है। जो हमने अगर इतिहास में देखें, एक जगह जहां फैसला हो गया था वो आयरलैंड में था। आयरलैंड में जो 20 एक साल जो आतंकवाद चलता रहा, उसका एक अंत में एक हल निकला। लेकिन पैलेस्टीन का कोई हल नहीं निकला, क्योंकि वहां जो ताकतें उसको पनपाती हैं, वो एक तरह से जुड़ना नहीं चाहती, एक ऐसी जगह पे बैठना नहीं चाहती जिससे कि शांति का अगला कदम उठाया जा सके। कश्मीर जम्मू में यही बात है कि अगर हम उसको जाति और धर्म के आधार पर देखेंगे, तो उसका सोल्यूशन शायद थोड़ा मुश्किल होगा। उसको अगर हम जोड़ें इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत की जो बात वाजपेयी जी ने की थी, उससे बात नहीं बनी। उसकी वजह ये थी कि आपने बात तो वो की, लेकिन काम आपके पुराने रह गए। तो उन बातों को अगर आप वाकई मानते हैं और उस तरह से चलना शुरू करें, तो एक अलग रास्ता निकल सकता है। लोग हर चीज को एक नजरिए से देखते हैं। पॉलिटिक्स में किस गुट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, किस तरह से तनाव की जो गुत्थियां हैं वो कैसे सुलझाई जाए या नई गुत्थियां बनाई जाए, सारी बातें उस पर आके रुक जाती हैं। लेकिन जो बड़े सवाल हैं, उनको हल करने के लिए बड़े नेता चाहिए, जो उनको एक लेवल ऊपर कर सके, जहां से उनका हल निकलता है। आपने देखा, जैसे पैलेस्टीन में कई समझौते हुए हैं, वहां समझौतों के बावजूद उन पर नोबेल प्राइज तक मिल गया। उसके बाद भी स्थिति ऐसी रही। अब इथियोपिया के बाद देखिए, इथियोपिया में जब पुराने प्रधानमंत्री थे मलिस, जिनसे मेरा थोड़ा परिचय भी था, उसमें एक गुट उनके साथ था। उनके प्रबंध की सब चर्चा करते थे, अच्छे प्रबंध की। उनके जमाने में शांति थी, लेकिन वो शांति थी दबाव से थी। उसके बाद जो नए प्रधानमंत्री आए, उन्होंने ऐसा काम किया, नोबेल प्राइज उनको मिल गया। और जैसे ही नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद वो एक फिर से आतंक शुरू हो गया। और आज इथियोपिया के हालात, अगर मानवाधिकार की बात देखें, आतंक की, सरकारी आतंक की बात देखें, तो शायद उसका रिकॉर्ड अपने आप में एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। हमने वर्मा की बात देखी, वहां भी क्या हो रहा है। वहां मिलिट्री और सिविलियन जो उनके बीच में जो तनाव था, वो कभी खत्म ही होता दिखता नहीं है। वहां भी नोबेल प्राइज मिल गया। जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो खुद ही सरकारी आतंकवाद की तरफ बढ़ती चले गए। फिर उन्होंने मिलिट्री फिर से हटा दिया। यानी कि इसका हल जो है आसान कहीं होता नहीं, लेकिन उसका एक हल जो है डेमोक्रेटिक तरीके कैसे निकलेगा। हमें बड़े नेता चाहिए,
जितने नेता हैं जो जब तक आप 3-4 कदम आगे बढ़ के नहीं देखोगे तब तक उसका हल नहीं निकलेगा। ये जो शतरंज की जो राजनीतिक बाजियां होती, उनमें लोग अगर एक एक बाजी पे देखते रहें तो उसका हल निकलता नहीं, लड़ाई होती रहती। अगर आतंकवाद को मात देनी है तो 3-4 शह आगे सोचना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ कोई सोच नहीं रहा। गृह मंत्री सोच सकता है, बस ताकत है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, लगा दिया आपने। लेकिन अगर आप जाइए तो अपने आप में एक छावनी है, जम्मू भी छावनी है। मैं कल जम्मू में था तो मुझे लगा कि ये जाहिर है कि सारी जो चीजें हो रही हैं उनको हम एक ही बात पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहाँ आतंकवाद है। वरना हर आदमी को आप सोचिए कि एक ट्रस्ट बनाने के लिए 7-8 बार वेरिफिकेशन होता है, एक छोटी सी ट्रस्ट जिसके लिए हमें बाकी देश के बाकी हिस्सों में कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक एफिडेविट देना पड़ता है एक मजिस्ट्रेट के सामने। वहां तक के लिए जम्मू में, कश्मीर में 10-10 बार तहकीकात होती है और फिर भी जो है आपको समय मिल जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई ड्यू प्रोसेस जो है वो है ही नहीं। जो है उनके लिए है जिनके पास सत्ता है वो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। स्कूलों की बात कीजिए, वहां वो कैसे चलाए जाएं उस पर भी तमाम तरह के नियंत्रण लगा रखे हैं। यानी कि जनजीवन, अगर आपको आदत है बाकी देश में समझने की, तो वहां जाते ही लगता है आपको कि ये कुछ अलग दुनिया है। ऐसा 70 साल के बाद भी है, ऐसा जम्मू में भी है, कश्मीर की हालत और खराब। और इसलिए कि हम उन चीजों को सिर्फ आज के दायरे में देख रहे हैं या बहुत तो बहुत कल तक देखते हैं। एक तरीका होता है समस्याओं को हल करने का, जब लोग आज के बारे में लड़ रहे हों, उन सब का फोकस भविष्य में कर दीजिए किसी भी तरह से। अगर भविष्य की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो उसमें आज की तकलीफें थोड़ा कम दिखती, उससे तनाव कम होता है। जो बड़े नेता इन चीजों का जो हल निकालते हैं वो हमेशा थोड़ा दूर की सोचते हैं। ये जैसे व्यापार में है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है, वैसे लोगों और राज्य के संबंधों के बीच की बात है। तो उन्हें, हमारे नेताओं को आमतौर पर लोगों को बहकाना आता है, लेकिन जब एक वर्ग एक इस हद तक पहुंच जाए, उसकी जो पीठ दीवार तक इस तरह पहुंच जाए कि वो आक्रोश में सरकार के खिलाफ हथियार उठा ले, तब उनको उसके साथ डील करना नहीं आता। आप छत्तीसगढ़ जाइए, हम नक्सलवादियों के साथ जो हम कर रहे हैं उसके लिए भी उनके अपने इंटरेस्ट बन जाते हैं। यानी कि देश में एक ऐसा, हर जगह ऐसा तबका बन जाता है जिसका इंटरेस्ट आतंकवाद को चलाते रहने में है। और जब भी कोई बात होती है हमेशा उसके आसपास ऐसे ऐसे इंटरेस्ट बनते हैं कि जो गलत बात है उसके भी इंटरेस्ट बन जाते हैं। और वो चाहे आप थोड़ा सा अलग बनता है, जैसे अडानी के यहाँ जो गौतम के यहाँ जो भी पकड़े गई चीजें, उसमें यही मुश्किल थी बहुत बड़ी कि 20,000 करोड़ रुपए की चीजें पकड़ी गई क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट बन चुके हैं। अपने आप में जो ये हम ड्रग्स की बात करते हैं, नारकोटिक्स की बात करते हैं, वो चीजें गलत हैं लेकिन उसके इंटरेस्ट बन जाते हैं। इसी तरह से आतंकवाद का अपना एक अलग उसकी इकोनॉमिक्स बन गई है, उसकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, उससे हम कैसे समझें। तो कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक इकोनॉमिक्स बन गई है आतंकवाद की, उसके अपने स्टेक होल्डर्स बन गए हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन जब तक राज्य उनको आज के संदर्भ में देखेगा तब तक उसका हल निकालना कोई आसान नहीं। लेकिन नरेंद्र भाई ने बहुत बड़ा वादा किया था। हमसे पूछते हैं जो आरएसएस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपको क्या चाहिए? आपको 370 दे दिया हमने, आपको राम मंदिर दे दिया, अब आप क्यों नाराज है मोदी जी से? मैं कहता हूं उनसे कोई नाराजगी हमारी नहीं है। हमारी नाराजगी सिर्फ यही है कि अगर मैं आज गरीब आदमी हूं तो मुझे क्या मिला? अगर मैं आज आखिरी भारतीय हूं तो मुझे क्या मिला? अगर मैं कश्मीर में, जहां आपने बात की थी शांति की, तो मुझे क्या मिला? हम आपके वादों से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, आपने अपने वादों के बारे में क्या किया? अगर मैं नागरिक हूं, चाहे वो देश में इस हिस्से का उस हिस्से का, वहां देखना पूछना शुरू करता हूं तो मुझे उसका जवाब नहीं मिलता कि हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं उनकी नीतियों से हमें क्या उनके वादे पूरे करने का सपने देखने का मौका मिला। 7.5 साल में अभी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है।
जम्मू कश्मीर अभी भी अशांत है, वो चाहे डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात की गई हो, या तमाम और सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई हो, या उससे इलेक्शन जीतने की बात की गई हो, या वहां पे इलेक्शन कराने 377 के साथ इलेक्शन करने की बात की गई हो, अभी भी वो छावनी है। अभी वहां मानवाधिकार की बात नहीं कर सकते। किसी के पास वहां पे ऐसा, जो एक लोकतंत्र में एक नागरिक को जहां जीने का अधिकार होना चाहिए, उससे कहीं बहुत दूर एक अंधेरी सी दुनिया उनकी है, और उससे निकलने के लिए कोई रास्ता भी दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे नेतृत्व को, देश के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि कैसे हम थोड़ा दूर से देखें, इसको एक दूरंदेशी के साथ देखें। उसके जो काम 75 साल में नहीं हो पाया है, उसे कैसे हम करें, वादा करने के पहले उसका तरीका निकालें, और फिर हम कहें कि हमने ये कर दिखाया, ये न बताएं कि हम करने वाले हैं। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।